हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो सुनो, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 के कंप्यूटर के चैप्टर 6 को, जो कि है कोडिंग इन मेक कोड। और देखिए, जो चैप्टर है वो हो सकता है आपकी बुक में अलग अलग चैप्टर नंबर पे दे रखा हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे चैप्टर 6 लिख रखा है, तो हो सकता है आपकी बुक में चैप्टर 2 पे हो, चैप्टर 3 पे हो, किसी भी चैप्टर नंबर पे हो। तो इस चीज़ से आप लोग कन्फ्यूज मत होना। अगर आपकी बुक में कोई भी ऐसा चैप्टर है जहाँ पे कि मेक कोड की बात की जा रही है और आपको सीखना है कि मेक कोड में कोडिंग किस तरीके से की जाती है, तो इस वीडियो को जो है आप पूरा ध्यान से देखिएगा, जिससे कि जो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। तो मेक कोड को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोडिंग क्या होती है। तो देखिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, जो कि कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं कोड या फिर प्रोग्राम। जैसे कि यहाँ पे देखिए, 2 नंबर का सम करने के लिए मैंने जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, जिसमें कि एक वेरिएबल है ए के नाम से, बी के नाम से वेरिएबल है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, और फिर जो है दोनों की वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया है। तो मतलब यहाँ पे जो है एडिशन हो जाएगी, 30 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन जो है, इसी को हम बोलेंगे कोड। मतलब कि कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को ही हम बोलते हैं कोड या फिर प्रोग्राम। जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, इसको आप प्रोग्राम भी बोल सकते हैं कि 2 नंबर को ऐड करने के लिए प्रोग्राम बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि प्रोग्राम क्या होता है। और देखिए, जो प्रोग्राम होता है या फिर आप कह सकते हैं जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको लिखने का जो प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग। मतलब कि इस तरीके से अगर हम कोड लिखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं या फिर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और जो पर्सन जो है कोड को लिखता है या फिर आप कह सकते हैं कोडिंग करता है या प्रोग्रामिंग करता है, उसको हम कहते हैं प्रोग्रामर। जैसे कि जो लोग ब्लॉग बनाते हैं उनको ब्लॉगर बोला जाता है, तो इसी तरीके से जो लोग प्रोग्राम लिखते हैं या फिर कोड लिखते हैं उनको बोला जाता है प्रोग्रामर। और इस प्रोग्राम को लिखने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, उस लैंग्वेज को बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कि जिस लैंग्वेज का भी यूज़ करके हम जो कोड लिखेंगे या फिर कोडिंग करेंगे, तो उस लैंग्वेज को हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे कि बेसिक हो गया, कोबोल है, फोर्ट्रन है, पास्कल है, जावा है, इसके अलावा पाइथन है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, सी है, C++ है, PHP है, स्क्रैच है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जिनकी हेल्प से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या फिर कोडिंग कर सकते हैं। तो मेक कोड जो है वो ऐसे ही क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कोडिंग कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि कोडिंग क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मेक कोड की, कि मेक कोड क्या है। तो देखिए, मेक कोड आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, तो जो मेक कोड है वो क्या है, एक ओपन सोर्स ब्लॉक बेस्ड कोडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसको कि डेवलप करा है किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। और ये आपको प्रोवाइड करता है इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस। तो मेक कोड की जो विंडो है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। तो यहाँ पे जो है आप ब्लॉक बेस्ड कोडिंग कर सकते हैं। अब ब्लॉक बेस्ड कोडिंग का मतलब क्या है, देखिए, कोडिंग करने के लिए हमें जो है कोड लिखना पड़ता है। मतलब कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं हमें कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करने पड़ते हैं। लेकिन मेक कोड में जो है इस तरीके से कोडिंग नहीं की जाती है। यहाँ पे जो है ब्लॉक बेस्ड कोडिंग होती है। मतलब कि यहाँ पे ब्लॉक्स दे रखे होते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लॉक्स होते हैं, इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप जो है कोडिंग कर सकते हैं, मतलब कि अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको किसी भी तरीके की बहुत ज़्यादा कोडिंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस जो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो मेक कोड का मेन पर्पस या फिर आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव, कोडिंग को जो है ईजी तरीके से सिखाना है, कि यहाँ पे जो आप कोडिंग को ईजी तरीके से सीख सकते हैं। और मेक कोड में जो आप कोडिंग ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं, इसके अलावा ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं। मतलब कि दोनों ही तरीके के मेक कोड के आपको वर्जन मिल जाते हैं। ऑफलाइन वर्जन भी इसका अवेलेबल है और ऑनलाइन वर्जन भी अवेलेबल है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसको किस तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर इसमें ऑनलाइन कोडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको जो अपने कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में चले जाना है और वहाँ पर आपको सर्च कर लेना है मेक कोड आर्केड। और जैसे आप सर्च करेंगे तो इस तरीके की विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो आपको जो है गेट पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है, या फिर अगर आप चाहें तो इसकी वेबसाइट पर डायरेक्टली जा सकते हैं। तो वेबसाइट है इसकी arcade.makecode.com। तो अगर आप चाहें इस वेबसाइट से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको विंडोज़ के लिए भी वर्जन मिल जाएगा और मैक कंप्यूटर के लिए भी वर्जन मिल जाएगा। अगर आपके पास में एप्पल का कंप्यूटर है तो आप जो है मैक वाले वर्जन को सिलेक्ट करेंगे, और विंडोज़ का कंप्यूटर है तो विंडोज़ वाले वर्जन को सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में जो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप इसको इंस्टॉल करना नहीं चाहते हैं तो डायरेक्टली जो है इस वेबसाइट पर ही जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि ऑनलाइन मोड में भी जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेक कोड का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इस तरीके की विंडो जो है आपके सामने आ जाएगी और यहाँ पे जो है फिर आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें हम कोडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, कोडिंग करने के लिए जो है सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको जो है न्यू प्रोजेक्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
न्यू प्रोजेक्ट के नाम से बटन आ रहा है, तो इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे जो है न्यू प्रोजेक्ट का नेम मांगेगा, नेम डाल के फिर जो है वहाँ पे आपको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरीके की विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है आप कोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए जो है मैं आपको न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करके प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं मेक कोड को ऑनलाइन यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेक कोड आर्केडे। ये आपको लिख के एंटर कर देना है और जैसे एंटर करेंगे तो जो है पहली वेबसाइट आपके सामने आएगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ रहा arcade.makecode.com। तो इस वेबसाइट पे जो है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सामने जो है आपके इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो वेबसाइट होगी वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप ऑनलाइन मोड में कोडिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो भी आप कोडिंग करें वो सेव हो, तो पहले जो आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर लेना है और ईमेल आईडी से अपने लॉगिन कर लेना है, जिससे कि जो भी वर्क आप करें तो वो आपका सेव होता रहे। और साइन इन आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप जो है इसका ऑफलाइन वर्जन यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि ऑफलाइन मोड में इसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं क्लिक कर देता हूँ न्यू प्रोजेक्ट वाले बटन पे। देखिए यहाँ पे क्लिक करा तो ये मांग रहा है प्रोजेक्ट का नेम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माय न्यू प्रोजेक्ट, ये मैंने लिख दिया। और इसके बाद में जो क्रिएट का बटन आ रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मेक कोड में जो आप न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद में जो विंडो आती है, तो इस विंडो में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उन कंपोनेंट को पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो पहला कंपोनेंट होता है गेम सिमुलेटर। और ये कौन सा पार्ट होता है, ये होता है आपका ये वाला पार्ट। आप लोग देख सकते हैं ये आ रहा है गेम सिमुलेटर, और इसका यूज़ किया जाता है कोड को रन करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कोड को टेस्ट करने के लिए। जो आपने कोड लिखा है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए जो है गेम सिमुलेटर का यूज़ किया जाता है। अगले कंपोनेंट की बात करते हैं। अगला कंपोनेंट है गेम कंट्रोल। और ये कौन सा पार्ट होता है, ये आपका होता है ये वाला पार्ट है। यहाँ पे देखिए ये जो है इस तरीके से बटन आ रहे हैं और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये होता है हमारा गेम कंट्रोल, और इसकी हेल्प से जो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका प्लेयर है उसको आप मूव कर सकते हैं। मतलब जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको क्या मूव कराना चाह रहे हैं, तो उसको जो है इनकी हेल्प से मूव कर सकते हैं। इनको हम बोलते हैं गेम कंट्रोल। जैसे कि गेम को कंट्रोल करने के लिए गेम कंट्रोलर्स आते हैं, उनकी हेल्प से हम गेम को प्ले करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या प्लेयर को मूव करा सकते हैं गेम कंट्रोल की हेल्प से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले कंपोनेंट की, जो कि है सिमुलेटर कंट्रोल। सिमुलेटर कंट्रोल की अगर हम बात करें तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो पार्ट आ रहा है ये हमारा सिमुलेटर कंट्रोल। और इसमें जो है गेम के अलग अलग एस्पेक्ट को कंट्रोल करने के लिए टूल्स दे रखे होते हैं, जिनकी हेल्प से आप गेम्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है डाउनलोड टू हार्डवेयर, जो कि आपका कुछ इस तरीके से बटन दे रखा होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड का बटन आ रहा है। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है उसको आप सेव कर सकते हैं। मतलब कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक करके जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सेव लिख दिया है, यहाँ पे सेव नहीं होगा, यहाँ पे होगा डाउनलोड। इसका काम होता है प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने का। बात करते हैं अगले कॉम्पोनेंट की, जो कि है सेव द प्रोजेक्ट। तो ये कंपोनेंट जो है वो आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से प्रोजेक्ट आ रहा है, और इसकी हेल्प से जो आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। मतलब कि जो भी आपने कोडिंग की है और आप चाहते हैं उसको सेव करना, बाद में चाहते हैं उसको ओपन करना, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस बटन की हेल्प से जो आप अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। बात करते हैं अगले कंपोनेंट की, जो कि है अंडू एंड रीडो बटन, जो कि आपके कुछ इस तरीके से विंडो पर डिस्प्ले हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर अंडू की अगर हम बात करें तो अंडू क्या करता है, ये जो है रिवर्स कर देता है लास्ट एक्शन को। मतलब कि जो भी आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म करा होगा उसको ये रिवर्स करने का काम करता है। और रीडो जो है वो क्या करता है, रिस्टोर करता है किसी भी एक्शन को। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो इस तरीके से मैंने लाइन खींची एक, और इसके बाद में जो है दूसरी लाइन खींची। अब मुझे लग रहा है कि जो दूसरी लाइन मैंने खींची है गलत खींच दी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अंडू कर सकता हूँ। देखिए अंडू करूंगा तो ये लाइन ये हट गई। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है अंडू। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि जो आपने अंडू करा है और बाद में आपको रियलाइज होता है कि नहीं, जो पहले था वही सही था, तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से जो लाइन है उसको वापस ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ड्रॉ की है, लेकिन जब आप रीडो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है लाइन आ जाएगी, दोबारा से जो आपको ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रीडो। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि अंडू रीडो बटन क्या होते हैं और इनकी हेल्प से क्या होता है।
बात करते हैं अगले कंपोनेंट की, जो कि है जूम इन एंड जूम आउट। जूम इन और जूम आउट बटन जो है वो आपके कुछ इस तरीके से दे रखे होते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो है आपके जूम इन और जूम आउट बटन दे रखे हैं। तो जूम इन क्या करता है, आपकी विंडो को जूम करता है, मतलब कि जो है क्लोजर व्यू आपको देता है। और जूम आउट क्या करता है, जो भी आपने जूम कर रखा होता है उसको जो है रिड्यूस करता है, साइज में जो है विंडो को रिड्यूस करता है। अब बात करते हैं अगले कंपोनेंट की, जो कि है शेयर प्रोजेक्ट बाया यूआरएल। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे जो बटन दे रखा होता है और इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है वो दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है ब्लॉक टूल बार, और ये आपका जो है कुछ इस तरीके से दे रखा होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारी ब्लॉक टूल बार, इस टूल बार में जो है वो सभी ब्लॉक्स दे रखे होते हैं जिनकी हेल्प से आप क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कोडिंग करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो वो है होम बटन। होम बटन की अगर हम बात करें तो ये आपको क्या करेगा, होम पेज पे लेके चला जाएगा, जो कि विंडो पे आपका इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा होता है। यहाँ पे देखिए ये जो है होम बटन आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आप जो है होम स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, जो कि है प्रोग्रामिंग वर्क स्पेस। तो प्रोग्रामिंग वर्क स्पेस की अगर हम बात करें तो ये जो व्हाइट एरिया डिस्प्ले हो रहा होता है जहाँ पे कि हम कोडिंग करेंगे, इस एरिया को बोला जाता है प्रोग्रामिंग वर्क स्पेस। तो यहीं पे जो हम अपने ब्लॉक्स को अरेंज करते हैं, जो भी हम कोडिंग करेंगे वो यहीं पे करेंगे ब्लॉक की हेल्प से। तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं मेक कोड की विंडो के। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि हम किस तरीके से मेक कोड में जो है कोडिंग कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे किस तरीके से हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको जो है अपना प्रोजेक्ट बना लेना है, और प्रोजेक्ट बनाने के बाद में जो आपको ब्लॉक्स को अरेंज करना स्टार्ट कर देना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं कि हमें जो है मान लीजिए जो हमारा प्रोग्राम है उसकी बैकग्राउंड चेंज करनी है। जो यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर आ रहा होता है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए जो आपको टूल बार से जो है सीन वाले ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो सीन के नाम से एक ब्लॉक आ रहा होता है, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, और जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो आपको सेट बैकग्राउंड कलर का जो है एक ब्लॉक देखने को मिलेगा। तो उस ब्लॉक को क्या करना है, आपको सीधे ड्रैग करके इस एरिया में लेके चले जाना है, मतलब कि जो प्रोग्रामिंग वर्क स्पेस है यहाँ पे जो है आपको ड्रैग करके ले आना है। तो चलिए इसको जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेक कोड में मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे किस तरीके से आया हूँ ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है कि आपको जो है न्यू प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके प्रोजेक्ट का नाम देख के ओके कर देना है। तो इस तरीके से आपके सामने विंडो आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि बैकग्राउंड कलर को हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ रहा है। अगर मान लीजिए हमें जो है बैकग्राउंड कलर को कुछ और करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, तो इस काम को करने के लिए जो हमें सबसे पहले सीन वाले ब्लॉक पर क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और जैसे यहाँ पे क्लिक करा है तो यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक आ रहा है सेट बैकग्राउंड कलर 2। तो इस ब्लॉक को जो हमें यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद में ड्रैग करके इस तरीके से यहाँ पे ले आना है। और यहाँ लाने के बाद में जो आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है ऑन स्टार्ट, तो इस ऑन स्टार्ट वाले ब्लॉक में जो है इस तरीके से फिक्स कर देना है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से फिक्स हो गया है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है व्हाइट स्पेस दिख रहा है, तो इस व्हाइट स्पेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने डिफरेंट टाइप के कलर्स आ गए हैं। तो इनमें से जो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है ब्लू वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे इस पर सेलेक्ट करके हम बाहर क्लिक करेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मेक कोड में आप किस तरीके से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम मेक कोड में जो है स्प्राइट को मूव कर सकते हैं। अब देखिए बेसिकली स्प्राइट को होती हैं एक तरीके की इमेजेस होती हैं जिनको कि जो है आप अपने प्रोग्राम में इंसर्ट कर सकते हैं और उनको मूव करा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम मूव कर सकते हैं स्प्राइट को। तो स्प्राइट को मूव करने के लिए पहले आपको स्प्राइट को इंसर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि स्प्राइट को पिक करना पड़ेगा। तो स्प्राइट को पिक करने के लिए आपको स्प्राइट के नाम से एक ब्लॉक देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा सेट माय स्प्राइट टू के नाम से एक ब्लॉक। तो इस ब्लॉक को जो आपको ड्रैग कर लेना है और यहाँ पे जो एरिया आ रहा है इस एरिया में जो आपको ड्रॉप कर देना है, मतलब कि कुछ इस तरीके से जो आपको यहाँ पे सेट कर देना है इस ब्लॉक को। और इसके बाद में इसके सामने जो आपको ब्लैंक स्पेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ब्लैंक स्पेस आ रहा है। इस ब्लैंक स्पेस पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में जो है आपके सामने स्प्राइट एडिटर विंडो खुल जाएगी और वहाँ से जो है आपको कोई भी स्प्राइट को पिक कर लेना है। अगर आप चाहें तो अपनी स्प्राइट ड्रॉ भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे आप स्प्राइट को सिलेक्ट करेंगे आपको जो है यहाँ पे स्प्राइट दिखने लगेगी। फिर इसके बाद में जो आपको कंट्रोलर वाले ब्लॉक पे क्लिक करना है और कंट्रोलर वाले ब्लॉक पे जो है आपको एक ब्लॉक देखने को मिलेगा जिसका नेम है
मूव माय स्प्राइट। इस नेम से जो है आपको एक ब्लॉक देखने को मिलेगा। तो इस ब्लॉक को जो है आपको ड्रैग करके इस तरीके से यहाँ पे जो है ड्रॉप कर देना है, मतलब कि इस तरीके से फिक्स कर देंगे। और फिक्स करने के बाद में जो है आपको यहाँ पे प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, उस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके सामने इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन देखने को मिल जाएगी, जिसको कि आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और इन पोजीशन को सेट करने के बाद में फिर जो है आप यहाँ पे स्प्राइट को मूव करा सकते हैं। ये जो कंट्रोलर आ रहे हैं, देखिए लेफ्ट राइट अप डाउन, इस तरीके से कंट्रोलर आ रहे हैं, तो इनकी हेल्प से आप मूव कर सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड से जो एरो कीज होती हैं उनका यूज करके अपने स्प्राइट को मूव करा सकते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं मेक कोड में आ गया हूँ। तो सबसे पहले हमें स्प्राइट को इंसर्ट करना होगा। तो स्प्राइट को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए स्प्राइट के नाम से ब्लॉक आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरीके से स्क्रीन आएगी, और फिर जो हम यहाँ से इस वाले ब्लॉक को पिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जो मैं इसको पिक कर लेता हूँ और ड्रैग करके जो है मैं यहाँ पे ले आऊँगा, और इसके बाद में ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसके नीचे इसको सेट कर दूंगा। उसके बाद में जो व्हाइट स्पेस आ रहा है इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करा है तो इस तरीके से विंडो आ गई है। अगर आप चाहें तो स्प्राइट को यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ड्रॉ करना नहीं चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पे गैलरी वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आइकन आ रहे हैं, बहुत सारी स्प्राइट दे रखी हैं। तो इनमें से जो है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं मान लीजिए इस वाली स्प्राइट को चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से चूज़ कर ली है, और इसके बाद में मैं यहाँ पे डन पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे डन पे क्लिक करूँगा तो मेरी जो स्प्राइट है वो यहाँ पे सेट हो चुकी है। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं जो स्प्राइट है वो इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब इसके बाद में हमें स्प्राइट को मूव कराना है। तो मूव कराने के लिए ये कंट्रोलर के नाम से यहाँ पे देखिए ब्लॉक आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद में इस तरीके से विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें देखिए आ रहा है पहला ऑप्शन मूव स्प्राइट्स विद बटन्स। तो यहाँ पे जो आपको इस ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है और ड्रैग करके इस वाले ब्लॉक के नीचे लगा देना है। इस तरीके से आप सेट कर देंगे, और यहाँ पे देखिए प्लस का आइकन आ रहा है, तो इस प्लस के आइकन पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद में देखिए जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है और जो वर्टिकल पोजीशन है, अगर आप चेंज करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मतलब कि वैल्यू को टाइप कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना नहीं चाहते तो यहाँ पे जो वैल्यू है इनको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं मूव करने की। तो मूव करने के लिए देखिए जो बटन्स दे रखे हैं इनकी हेल्प से आप स्प्राइट को मूव कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं जो स्प्राइट है वो हमारी मूव हो रही है, जिस बटन पर आप क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये मूव यहाँ पे हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कीबोर्ड की हेल्प से भी इसको मूव कर सकते हैं। जो आपके कीबोर्ड पर एरो कीज होती हैं उनका यूज करके आप इस तरीके से स्प्राइट को मूव करा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं स्प्राइट यहाँ पे स्क्रीन पर मूव हो रही है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप स्प्राइट को क्रिएट कर सकते हैं या फिर मूव करा सकते हैं। क्रिएट करनी है तो वहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ड्रॉ का ऑप्शन वहाँ पे होता है। अब हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल को, कि वेरिएबल क्या होता है और इसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो देखिए वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल जो है एक तरीके की स्टोरेज लोकेशंस के नेम होते हैं, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। तो ऐसी मेमोरी लोकेशंस के नेम जिनको कि किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। और जो वेरिएबल होता है उसमें एक बार में एक ही टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। इसके अलावा जब भी आप न्यू वैल्यू को स्टोर करते हैं वेरिएबल में, तो वेरिएबल की जो पुरानी वैल्यू होती है वो ओवरराइट हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल से और क्लियरली समझते हैं वेरिएबल को। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है a = 15, तो जो a है यहाँ पे वो क्या है, एक तरीके का वेरिएबल है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो 15 वैल्यू है इसको अपने पास स्टोर कर रहा है। तो इस तरीके से क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल का एक तरीके की मेमोरी लोकेशन आप कह सकते हैं, एक तरीके का बॉक्स है जिसके अंदर जो है वैल्यू स्टोर की हुई रहती है, और इस वैल्यू को जो आप एक्सेस कर सकते हैं वेरिएबल के नाम से। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए बॉक्स है, इसका नाम है num, और इसके अंदर 10 वैल्यू है। तो जब भी आप num लिखेंगे तो इसका मतलब है तो जो 10 वैल्यू है वो एक्सेस होके आ जाएगी। तो इस तरीके से जो वेरिएबल है वो मेमोरी लोकेशन का नेम है, जहाँ पे कि कोई ना कोई वैल्यू स्टोर की हुई होती है। अब बात करते हैं कि जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल को क्रिएट करते टाइम क्या क्या रूल्स हैं जिन्हें कि हमें फॉलो करना पड़ता है। तो रूल्स की बात कर लेते हैं। तो वेरिएबल को क्रिएट करने का पहला रूल ये है, द नेम ऑफ द वेरिएबल शुड सर्व इट्स पर्पस। तो वेरिएबल को क्रिएट करने का पहला रूल ये है, द नेम ऑफ वेरिएबल शुड सर्व इट्स पर्पस। मतलब कि वेरिएबल का नेम ऐसा हो कि जिस पर्पस के लिए वेरिएबल बनाया जा रहा है उसका नेम उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक वेरिएबल है a के नाम से जिसके अंदर आपने 20 वैल्यू स्टोर की हुई है, दूसरा वेरिएबल है b के नाम से जिसके अंदर आपने 30 वैल्यू स्टोर की हुई है, और फिर जो आप c के नाम से वेरिएबल बना रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख देते हैं इस तरीके से a + b। मतलब कि इन दोनों वेरिएबल का जो सम होगा वो कहाँ चला जाएगा, c वाले वेरिएबल में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए c के नाम से वेरिएबल बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप सम स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है सम के नाम से आप वेरिएबल बना सकते हैं, जो कि ज़्यादा बेटर रहेगा। सम को देखते ही पता चल जाएगा कि इस वेरिएबल के अंदर क्या हो रहा है, सम स्टोर हो रहा है। तो इस तरीके से वेरिएबल का नेम जो है पर्पस के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
तो अगर हमें नंबर भी स्टोर करना है तो वेरिएबल का नेम नंबर के नाम से ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 10 स्टोर कर रहा है तो यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिल रही है कि नंबर के नाम से वेरिएबल है, इसके अंदर क्या है, एक नंबर स्टोर किया हुआ है। बात करते हैं अगले रूल की, जो कि है अ वेरिएबल्स नेम शुड बिगिन विद द लेटर और अंडरस्कोर। मतलब कि वेरिएबल का नेम हमेशा किससे स्टार्ट होना चाहिए, या तो किसी लेटर से स्टार्ट हो या फिर किसी अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। इसके अलावा कोई और करैक्टर वेरिएबल के नेम में नहीं आ सकता। जैसे कि यहाँ पे जो नंबर के नाम से हमने वेरिएबल बनाया है, तो इस वेरिएबल के नेम में देखिए जो वेरिएबल है वो आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से वेरिएबल का नेम हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट हो या फिर अंडरस्कोर के साइन से भी स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा किसी और चीज से स्टार्ट वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता। तो इस तरीके से जो वेरिएबल है यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है। अंडरस्कोर से भी आपकी स्टार्टिंग वेरिएबल की हो सकती है, जैसे कि यहाँ लिखा है अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू 10, तो ये भी वेरिएबल बिल्कुल करेक्ट है, ये भी आपका काम कर जाएगा। वेरिएबल के नेम की स्टार्टिंग अंडरस्कोर से भी हो सकती है, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले रूल की। तो अगला रूल कह रहा है यू कैन नॉट बिगिन अ वेरिएबल नेम विद अ नंबर। मतलब कि वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। एंड ऑल्सो वेरिएबल्स कैन नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेसेस। मतलब कि वेरिएबल के नेम में किसी भी तरीके का वाइट स्पेस वहां पे नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने लिखा है 1 नंबर इक्वल टू 10, तो ये वेरिएबल देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी स्टार्टिंग नंबर से हो रही है। वेरिएबल के नेम की स्टार्टिंग कभी भी नंबर से नहीं हो सकती। जो नंबर है वो वेरिएबल के नेम में बाद में आ सकता है लेकिन स्टार्टिंग में नहीं आएगा। मतलब कि अगर आप इस तरीके से लिखते हो, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने नंबर 1 फिर लिखा है इक्वल 10, तो ये वेरिएबल बिल्कुल यहाँ पे सही है। जो डिजिट है वो हमने बाद में मेंशन करी है, पहले मेंशन नहीं करी है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ लिखा है स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट और नेम के बीच में एक स्पेस आ रहा है, तो ये वेरिएबल आपका गलत हो जाएगा। आप वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं दे सकते। अगर आपको लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट नेम और यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं है, तो ये वेरिएबल जो है आप बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले रूल की। तो नेक्स्ट रूल ये कहता है नो स्पेशल कैरेक्टर और स्पेसेस आर अलाउड। स्पेस का तो हमने देख ही लिया कि स्पेस अलाउड नहीं होता है। इसके अलावा किसी भी तरीके का स्पेशल कैरेक्टर जो है वेरिएबल के नेम में अलाउ नहीं होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर और फिर हैश का साइन लगा दिया, देखिए मैंने यहाँ पे, तो ये वेरिएबल का नेम गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है स्पेशल कैरेक्टर आ गया, हैश है, डॉट है, स्टार है, @ है। इस तरीके के कोई भी साइन वेरिएबल के नेम में नहीं आ सकते। बस अंडरस्कोर जो है एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जिसको कि आप वेरिएबल के नेम में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर जो है वेरिएबल के नेम में यूज नहीं होता है। अगर आप इस तरीके से नंबर @ 1 लिखेंगे तो ये भी आपका गलत माना जाएगा। किसी भी तरीके का स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल के नेम में अलाउ नहीं होता है। बात करते हैं अगले रूल की, जो कि है कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। मतलब कि किसी भी वेरिएबल के नेम में कीवर्ड्स नहीं हो सकते। और कीवर्ड क्या होते हैं, ये जो है स्पेशल टाइप के वर्ड्स होते हैं जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, तो इनको जो आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं डिक्लेयर कर सकते। जैसे कि अगर आप लिख देते हैं यहाँ पे वाइल इक्वल 10, तो वाइल क्या है, एक स्पेशल वर्ड है जिसका कि एक स्पेशल मीनिंग है, तो इसको आप जो है एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से बेसिक से रूल्स है किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए, इनको आपको फॉलो करना है। जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो इन रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की, कि वेरिएबल का कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। मेक कोड में जो आप किस किस डेटा टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, या मतलब कि जो वेरिएबल होता है उसके अंदर कौन कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर आप करा सकते हैं। तो देखिए डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो डेटा टाइप बताता है कि जो वेरिएबल है उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू है। और मेक कोड के अंदर अगर हम बात करें तो कई सारे डेटा टाइप्स होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। तो देखिए ये सारे जो है डेटा टाइप्स होते हैं, यहाँ पे इस टेबल में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको जो है इस तरीके से नेम देखने को मिल जाएंगे। ये डेटा टाइप जो है मेक कोड के अंदर होते हैं। तो चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला डेटा टाइप है इंटीजर। और इंटीजर डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो इसका यूज होता है इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए। मतलब कि किसी वेरिएबल के अंदर अगर आप इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू का मतलब होता है चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे नेगेटिव वैल्यू हो, लेकिन बिना पॉइंट के हो। मतलब कि बिना पॉइंट के वैल्यू अगर कोई भी है तो उसको आप बोलेंगे इंटीजर वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंट a इक्वल 10, तो इसका मतलब ये हुआ जो वेरिएबल है इसके अंदर जो वैल्यू है वो इंटीजर डेटा टाइप की है। अगर आप ये इंट नहीं भी लिखेंगे तब भी ये क्लियर हो जाएगा कि जो वैल्यू है वो कैसी है, इंटीजर वैल्यू है। देखिए यहाँ पे जो है माइनस का 20 है, तो ये भी कैसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। तो इस तरीके की वैल्यू को स्टोर करने के लिए इंटीजर डेटा टाइप यूज होता है। बात करते हैं अगले डेटा टाइप की, जो कि है फ्लोट डेटा टाइप। और इस डेटा टाइप की हेल्प से जो आप फ्लोट वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं या फिर आप कह सकते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं,
उनको स्टोर करने के लिए फ्लोट डेटा टाइप यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए लिखा है फ्लोट ए इक्वल 10.0, मतलब कि यहाँ पे देखिए पॉइंट वाली वैल्यू जो है वो ए वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है, तो इस तरीके की वैल्यू को बोलते हैं हम फ्लोट वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए वी इक्वल लिखा हुआ है 15.5, तो यहाँ पे जो है बी का टाइप भी क्या है, फ्लोट। तो फ्लोट डेटा टाइप का काम यही होता है, इसकी हेल्प से जो आप पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। बात करते हैं अगले डेटा टाइप की, जो कि है डबल। अब डबल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी जो आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ही स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आपको लार्जर वैल्यू स्टोर करने की फैसिलिटी मिल जाती है। मतलब कि अगर आपको बड़ा नंबर स्टोर करना है तब आपको यूज करना पड़ेगा डबल डेटा टाइप। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए यहाँ पे जो है इस तरीके के नंबर की मल्टीप्लिकेशन जो है आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करनी है, तो ऐसे केस में आपको वेरिएबल का डेटा टाइप जो है डबल सेट करना पड़ेगा। मतलब कि इसकी मल्टीप्लिकेशन होकर जो वैल्यू होगी वो काफ़ी बड़ी बनेगी, जो कि नॉर्मल फ्लोट डेटा टाइप में स्टोर नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए जो आपको यहाँ पर डबल डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ेगा। आई होप आपको डबल डेटा टाइप भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले डेटा टाइप की, जो कि है कैरेक्टर, जिसको कि शॉर्ट में कैर लिखा जाता है। तो ये डेटा टाइप जो है वो एक तरीके का स्मॉलेस्ट डेटा टाइप है, जिसकी हेल्प से जो आप किसी वेरिएबल में ओनली वन कैरेक्टर को स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने जे को स्टोर करा है ए के अंदर। तो ऐसे केस में जो आप वेरिएबल का टाइप जो है कैर सेट कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर जो है वहाँ पे स्टोर होगा। और इस डेटा टाइप में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, जब आप किसी कैरेक्टर को स्टोर करेंगे तो उस कैरेक्टर को सिंगल कोट या फिर डबल कोट में लगा के स्टोर करेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो देखिए सिंगल कोट में मैंने जे को रखा है। बात करते हैं अगले डेटा टाइप की, जो कि है स्ट्रिंग। अगर आपको जो है एक कैरेक्टर से ज़्यादा स्टोर करने हैं तो उस केस में आप यूज़ करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप को। इसकी हेल्प से जो आप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हेलो को जो है सी के अंदर स्टोर करा है, तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर ज़्यादा स्टोर करने हैं, बहुत बड़ी लाइन स्टोर करनी है, तो उस केस में आपको क्या करना है, वेरिएबल का टाइप रखना है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप की हेल्प से आप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करा सकते हैं। बात करते हैं अगले डेटा टाइप की, जो कि है बूलियन। और बूलियन डेटा टाइप की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंटीजर डेटा टाइप का ही सब डेटा टाइप है ये, जिसको कि यूज किया जाता है ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू स्टोर करने के लिए। मतलब कि कहीं पे ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कि आपको ट्रू फॉल्स वैल्यू को स्टोर करना है किसी वेरिएबल के अंदर, तो उस केस में उस वेरिएबल का टाइप आपको बूल सेट करना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हैं बूलियन सेट करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे 10 ग्रेटर देन 5, मतलब कि 10 जो है 5 से बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रही, कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब कि 10 जो है वो 5 से बड़ा ही है। तो जो ट्रू होगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, सी के अंदर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो ट्रू आएगी। तो ऐसे केस में जो है आपको सी वेरिएबल का जो टाइप है वो बूल सेट करना पड़ेगा। इसके अलावा मान लीजिए आपको फॉल्स वैल्यू स्टोर करनी होती है सी के अंदर, तो आप लिख देते हैं बूल सी। यहाँ पे देखिए सी रह गया है, आप लोग इसको सही कर लेना, इसको इस तरीके से कर लेना, बूल सी इक्वल फॉल्स, कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे। तो सी वेरिएबल के अंदर यहाँ पे देखिए फॉल्स वैल्यू जा रही है, तो ऐसे केस में भी आपको सी वाले वेरिएबल का टाइप बूल सेट करना पड़ेगा। मतलब कि ट्रू फॉल्स वैल्यू को अगर आपको स्टोर करना है वेरिएबल के अंदर, तो आपको वेरिएबल का टाइप बूल सेट करना पड़ेगा। ट्रू फॉल्स जो वैल्यू होती हैं वो बूलियन वैल्यू होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम किस तरीके से वेरिएबल पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए ऑपरेशंस को आप परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स का यूज़ करके। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। देखिए यहाँ पे जो ही ऑपरेटर होते हैं, जिसमें कि पहला है एडिशन ऑपरेटर, जिसका कि सिंबल आपका प्लस का साइन होता है, जिसकी हेल्प से आप एक ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड में प्लस कर सकते हैं। ऑपरेंड की अगर हम बात करें तो ऑपरेंड आप वेरिएबल को भी बोल सकते हैं या फिर वैल्यू को भी बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए मैं लिखा है a + b = 25। तो यहाँ पे जो a है, b है और जो 25 है ये हो जाएंगे ऑपरेंड। इसके अलावा जो प्लस का साइन है और इक्वल का साइन है ये हो जाएंगे ऑपरेटर। तो इस तरीके से यहाँ पे एडिशन वाले ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, प्लस करता है। जैसे कि मान लीजिए a की वैल्यू 20 है और b की वैल्यू 5 है, तो a + b करेंगे तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 25। मतलब कि ये ऑपरेटर जो है एडिशन परफॉर्म कर देगा। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर होता है, इसको माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी हेल्प से आप एक ऑपरेंड में से दूसरे ऑपरेंड को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है a - b, मतलब a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 5 है, तो 20 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर देगा। अगला ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, जिसको कि एस्टेरिक के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यह होता है एस्टेरिक का साइन, जो स्टार का साइन होता है इसको एस्टेरिक बोला जाता है। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एक ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है a × b, तो a की वैल्यू है 20, b की वैल्यू है 5, तो 20 × 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर देगा। बात करते हैं अगले ऑपरेटर की, जो कि है डिवीजन। और डिवीजन के ऑपरेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है फॉरवर्ड स्लैश से। तो इसकी हेल्प से आप एक ऑपरेंड को
दूसरे ऑपरेंड से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है a डिवाइड बाय b, और a की वैल्यू कितनी है 20, b की वैल्यू है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो इस तरीके से जो है 4 रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है मॉडुलस ऑपरेटर, जिसको कि परसेंट के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं पहले ऑपरेंड को, और इसके बाद में जो भी रिमाइंडर बचेगा वो जो है आपको आउटपुट में देखने को मिल जाएगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो मॉडुलस ऑपरेटर है इसका काम होता है रिमाइंडर को जनरेट करने का, मतलब कि रिमाइंडर को कैलकुलेट करने का। जैसे कि यहाँ पे लिखा है a डिवाइड बाय b, तो जब a को डिवाइड करेंगे आप b से, मतलब कि 20 को आप डिवाइड करेंगे 5 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। जो भी रिमाइंडर बचता है उसको ये डिस्प्ले कराता है। तो इस तरीके से कुछ बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर थे जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम मेक कोड में वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो मेक कोड में वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए आपको जो है वेरिएबल वाले ब्लॉक पर क्लिक कर देना है, और इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मेक अ वेरिएबल। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको जो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इन वाले ब्लॉक्स को जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से मैं डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट करके कीबोर्ड से जो है मैं डिलीट की को प्रेस कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए ये जो वेरिएबल वाला ब्लॉक आ रहा है इस पर मैं क्लिक कर लूँगा। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ रहा है मेक अ वेरिएबल। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और वेरिएबल का अपना नेम दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे जो है मैं नंबर के नाम से एक वेरिएबल को क्रिएट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए नंबर के नाम से वेरिएबल क्रिएट हो गया है। अब अगर आप चाहें तो इस नंबर वाले वेरिएबल को ड्रैग करके यहाँ पर ले जा सकते हैं और इसको जो अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं कि मान लीजिए हमें जो है एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि हमें 2 नंबर्स का सम करना है, तो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले जो आपको वेरिएबल वाले ब्लॉक पे जो है क्लिक कर लेना है, और वहाँ पे जो है मेक अ वेरिएबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद में जो है आपको वहाँ पे 2 वेरिएबल क्रिएट कर लेने हैं, और उन 2 वेरिएबल्स में जो है आपको वैल्यू स्टोर कर लेनी है। फिर जो है आपको सम के नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लेना है, और उसके बाद में सम वाले वेरिएबल में जो है दोनों नंबर को ऐड करके उनका रिजल्ट स्टोर कर लेंगे। फिर जो है आप सम वाले वेरिएबल को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो चलिए जो है मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है इसको पहले मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और देखिए आ रहा है डिलीट नंबर वेरिएबल, क्लिक कर देता हूँ, डिलीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है ऑन स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्लॉक को लेके आएंगे जिससे कि हम यहाँ पे एक मैसेज को डिस्प्ले करा सकें। जो ऑन स्टार्ट आ रहा है हम चाहते हैं कि जैसे स्टार्ट होता है एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो इस काम को करने के लिए हम जाएंगे गेम वाले ब्लॉक में, और यहाँ पर देखिए इस प्लस वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। नीचे मिलेगा हमें इस प्लस का ऑप्शन, ये आ रहा है इस प्लस का ऑप्शन, इसको हम यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे जो है लगा देंगे। इसके बाद में यहाँ पे मैसेज टाइप कर देंगे सम ऑफ 2 नंबर्स, जिससे कि यहाँ पे हाईलाइट हो सके कि जो प्रोग्राम है वो 2 नंबर को सम करने के लिए बनाया गया है। तो इस तरीके से मैसेज दे दिया है। तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिख के आ गया है सम ऑफ 2 नंबर्स। इसके बाद में हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ पे जो हम 3 वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे। तो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हम क्लिक करेंगे मेक अ वेरिएबल पे, और यहाँ पे बनाएंगे num1 के नाम से एक वेरिएबल, फिर कर देंगे ओके। फिर हम बनाएंगे दूसरा वेरिएबल जिसका नाम रखेंगे हम num2। यहाँ पे देखिए num2 के नाम से वेरिएबल बना दिया, ओके कर देंगे। फिर हम बनाएंगे यहाँ पे वेरिएबल सम के नाम से, यहाँ लिख दूंगा मैं सम और यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो इस तरीके से 3 वेरिएबल बना लिए हैं। तो वेरिएबल क्रिएट करने के बाद में सम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है इस वाले ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे जिसमें लिखा हुआ आ रहा है सेट सम 2। तो इस ब्लॉक को हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे जो है हम ड्रैग कर देंगे। फिर अगेन जो है वेरिएबल वाले ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ से जो है इस वाले ब्लॉक को अगेन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो है इस तरीके से सेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों में सम लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे हम जाएंगे और हम सेलेक्ट करेंगे नंबर 1 और इसके बाद में सेलेक्ट कर लेंगे नंबर 2 को। इस तरीके से हमने सेट कर दिया है। इसके बाद में हम दोनों नंबर की वैल्यू टाइप कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए पहले वाले नंबर की वैल्यू रखना चाहता हूँ मैं 25, और दूसरे वाले वेरिएबल की मान लीजिए वैल्यू रखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे 15। इस तरीके से दोनों वेरिएबल्स की हमने यहाँ वैल्यू सेट कर दी है। फिर इसके बाद में जो हम अगेन वेरिएबल वाले ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ से जो है ये वाला ब्लॉक फिर से सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में इसको ड्रैग करके फिर से यहाँ पे सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैथ वाले ब्लॉक में जाएंगे और मैथ वाले ब्लॉक में से यहाँ से जो है प्लस वाला जो ब्लॉक है इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करके यहाँ ड्रैग करने के बाद में ये जो आ रहा है लिखा हुआ 2, इसमें ले जाके यहाँ पे फिट कर देंगे। कुछ इस तरीके से हम फिट कर देंगे, और फिट करने के बाद में दोनों जो बॉक्स आ रहे हैं इनमें जो हम वेरिएबल को डाल देंगे। देखिए किस तरीके से डालेंगे, यहाँ पे जाते हैं वेरिएबल पे और यहाँ सेलेक्ट करते हैं नंबर 1 और इसके बाद में इसमें छोड़ देंगे इस तरीके से। फिर जाएंगे वेरिएबल में और यहाँ सेलेक्ट करेंगे नंबर 2 और यहाँ पे ले जाके इस तरीके से सेट कर देंगे।
और इतना काम करने के बाद में गेम वाले ब्लॉक पर जाके यहाँ से जो हम स्प्लैश वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, देखिए स्प्लैश वाला ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा स्प्लैश वाला ब्लॉक, तो इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके लेके आएंगे और यहाँ पे जो है इस तरीके से लगा देंगे। और लगाने के बाद में यहाँ पे अगर आप चाहते हैं मैसेज देना तो मैसेज दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ सम, मैंने सम लिख दिया। फिर जो है प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दूसरा वाला जो सर्किल आ रहा है इसमें जो हम सम वाले वेरिएबल को डाल देंगे। देखिए वेरिएबल वाले ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे सम वाले वेरिएबल को और इसके बाद में यहाँ पे जो है इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो इतना करने के बाद में देखिए आपका प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया है। और अब जैसे ही आप इस विंडो में जाएंगे और यहाँ पे जाके ए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो आपको 2 नंबर का सम देखने को मिल जाएगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं लिख के आ रहा है सम 40, जो यहाँ में से डिस्प्ले कराया है वो डिस्प्ले हो गया है और उसके बाद में सम वाला वेरिएबल है इसकी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से वेरिएबल्स का यूज़ करके आप जो है 2 नंबर की एडिशन कर सकते हैं। अगर आप वेरिएबल का यूज़ करना नहीं चाहते तो डायरेक्टली भी ये काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वेरिएबल वाले ब्लॉक को मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया और इसके अंदर जो ब्लॉक है इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ सेलेक्ट करके सेकंड नंबर को भी डिलीट कर देते हैं। इसके बाद में जो हम डायरेक्टली यहाँ पर नंबर टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने टाइप कर दिया 10 और फिर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मान लीजिए मैं 25। तो इस तरीके से अभी भी ये हमारा काम करेगा। देखिए जो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं लिख के आ गया सम 35। तो अगर आप चाहें तो सम को वेरिएबल का यूज़ करके भी कर सकते हैं और बिना वेरिएबल के भी आप 2 नंबर का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से 2 नंबर्स को ऐड किया जाता है मेक कोड में। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं और मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मेक कोड में जो आप ब्लॉक का यूज़ करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।